नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा कॉमर्स पॉइंट में। आज का ये वीडियो हमारा अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का पार्ट 5 होगा और ये लास्ट पार्ट होगा हमारे अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म के बारे में और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, जो अगला चैप्टर हमारा रहेगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आप प्लीज़ जाकर के पहले के 4 पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा जो बेस अगर मजबूत रहता है तभी बिल्डिंग सही जाता है, और ये 11th आप लोगों का बेस है। तो आप लोग शुरू से देखिए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करने से हमें भी ये पता चलता है कि मेरा वीडियो कैसा बन रहा है और मैं किस तरीके से बच्चे को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। चलिए, आज का इतना ज्ञान नहीं देता हूँ मैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों को मैंने बता रखा है बुक कीपिंग क्या होता है और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में। चलिए इस पार्ट में हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या करना है, आज कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। किसके कैरेक्टर के बारे में? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कैरेक्टर के बारे में। कौन सा कैरेक्टर पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव अकाउंटिंग का कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा कैरेक्टर? तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर। इसमें 4 कैरेक्टर आते हैं इनके। पहला होता है रिलायबल, दूसरा होता है रेलिवेंस, तीसरा होता है अंडरस्टैंडेबल, और चौथा होता है कंपेरेबल। देखिए रिलायबल क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसका हिंदी भी लिख रखा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। देखिए अगर आप अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब अपना आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका मतलब अकाउंटिंग क्या किस चीज़ के बेस पे काम करता है, तो सबसे पहले आपको तो अकाउंटेंट के ऊपर विश्वास होना चाहिए जो ऐसा ऐसा काम होगा। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ रिलायबिलिटी इज टू इंश्योर ऑल बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। देखिए जब तक आप अकाउंटेंट के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, सबसे पहला बात। दूसरा क्या होता है, तो जो आप अपना रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अकाउंट्स का रिकॉर्ड, जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करते हैं वो आपका क्या होना चाहिए, तो ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपका शुरू में रिकॉर्डिंग में, देखिए बेस हमारा रिकॉर्डिंग ही होता है, रिकॉर्डिंग के बाद समराइजिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं। बेस हमारा रिकॉर्डिंग ही है। रिकॉर्डिंग के टाइम में अगर मान लीजिए आप 5 करोड़ रुपए का, मतलब मान लीजिए बड़ा फर्म है, 5 करोड़ रुपए का, अगर कहीं पे 5 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, इसका तो मिस नहीं हो पाएगा किसी भी अकाउंटेंट के द्वारा। लेकिन अगर 500 रुपये हो यहाँ पे, वो अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद तो हमारा लेजर पोस्टिंग जो होगा उसमें भी 500 रुपये कम दिखेगा। जब हमारा फाइनल अकाउंट्स बनेगा उसमें भी प्रॉफिट अगर 500 रुपये मेरा होगा तो प्रॉफिट भी मेरा कम दिखेगा। इसके कारण क्या होगा, तो हमारा अगर किसी भी कंपनी से प्रॉफिट अगर 500 रुपये ज़्यादा है, वो हमें 500 रुपये कम करके दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रू बना ही नहीं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू नहीं था, नहीं फेयर था। इसीलिए सबसे पहला कैरेक्टर होता है इसका रिलायबल, मतलब इसमें सही और साफ रिकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद देखिए रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या होता है, द कंसेप्ट दैट द इंफॉर्मेशन गारंटीड
बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम शुड इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ समवन ट्रेसिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जब हमारा फाइनल अकाउंट्स सब कुछ बन जाता है तो उसके बाद हम इसको, जब हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसको कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम अपने यूजर्स के बीच में बताते हैं, जो हमारा कंपनी इतना प्रॉफिट हुआ। यूजर्स हमारा कौन कौन होता है, तो इसके बारे में हम आगे आप लोगों को फिर से बता देंगे। जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ आगे है, कैरेक्टर्स के बाद, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, रिलेवेंस से क्या होता है, जब ये ट्रू और फेयर हो जाएगा ना, हमारा ट्रू एंड फेयर जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, तो इससे क्या होगा, तो डिसीजन मेकिंग करने में हमको आसानी होगा। डिसीजन मेकिंग में आसानी होगा, डिसीजन मेकिंग में आसानी होगा। और दूसरे को अगर इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे ना, जो मेरा कंपनी का इतना का मतलब 5 करोड़ का मेरा कंपनी इस बार प्रॉफिट में है, अगर बैंक से अगर लोन लेने जाएंगे तो बैंक हमसे क्या मांगेगा, इस साल का आप बैलेंस शीट लेकर के आइए। इसी साल का नहीं, आप पिछले 3 साल 4 साल का बैलेंस शीट लेकर के आइए। आपका कंपनी 4 साल से प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं, अर्न कर रहा है, लॉस सफर कर रहा है। तो अगर मेरा कंपनी 5 करोड़ के प्रॉफिट में है तो हमें बैंक भी लोन दे देगा। कोई शेयर होल्डर भी हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकता है। ढेर सारा यूजर्स होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, ट्रू एंड फेयर भी हो गया। ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है मेरा, तो उससे क्या होता है, ट्रू एंड फेयर हमारा क्या है, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग कौन चीज़, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स ट्रू और फेयर है, तो उससे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब देखिए, डिसीजन मेकिंग करने के बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी आता है। इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कॉन्सिक्वेंसली। देखिए, इससे क्या होता है, आप अगर सब कुछ आपका सही है, रिलायबल है, आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो रिलायबल है, रेलिवेंस भी है, अगर आपको समझ में ना आए तो जब तक आप उसको समझ नहीं लेते हैं तब तक आप उसका कोई भी इंटरप्रिएट नहीं कर पाएंगे, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या करता है, किस चीज़ को रेफर करता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। किस चीज़ का प्रेजेंटेशन और क्लासिफाई करता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। देखिए, जब ये सब कुछ हो जाए, क्लासिफाई भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी हो गया इसका, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो कंपेयर करते हैं। किस चीज़ में कंपेयर करते हैं, मान लीजिए 2020 का प्रॉफिट था मेरा 5 लाख का, ठीक, 2021 चल ही रहा है, मान लीजिए इस साल का मेरा 7 लाख हो गया, और हम एज्यूम करते हैं 2022 में मेरा प्रॉफिट 9 लाख होगा, और 2019 में हमें 3 लाख का लॉस हुआ था। 3 लाख का लॉस, इधर सब में गेन हुआ है, ठीक। तो इससे तो हम कंपेयर तो कर सकते हैं ना, जब मेरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जो 2019 में हमको 3 लाख का लॉस हुआ था, 2020 में हम ऐसा क्या किए, क्या मेरा अकाउंटिंग रहा, मतलब कैसा मेरा बिजनेस चला, जो हमको 5 साल का 5 लाख का गेन मिल गया। फिर 2021 का 7 लाख का गेन मिल गया। 2022 में हम एज्यूम कर रहे हैं जो मेरा बिजनेस मैनेजमेंट इस तरीका से मैनेज करेगा इस बार का अकाउंट, मतलब बिजनेस को, जो हम 9 लाख तक का भी प्रॉफिट गेन हो सकता है। वैसे मान लीजिए 2019 में जब 3 लाख का लॉस हो गया था, तो यहाँ का बिजनेस मैनेजमेंट क्या देखा होगा, जो कहाँ पे हमसे गलती हो गया है उस गलती को सुधारा होगा। उसके बाद देखिए, अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, 2019 से 2020 के अकाउंटिंग पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं, 2020 से 2021 के अकाउंटिंग पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं, और 2022 का है तो उसका भी करेंगे। तो कंपेयर तो कर रहे हैं ना, यहाँ पे मेरा 3 लाख का लॉस हुआ था, फिर 5 लाख का गेन हुआ था, फिर 7 लाख का गेन हुआ था। अब हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर कौन कौन होता है।
यूजर्स किस चीज़ का? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। देखिए यूजर्स दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल होता है। देखिए इंटरनल यूजर्स के अंदर क्या क्या आता है? टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेवल। इंटरनल यूजर के बारे में बात कर रहे हैं, जो मतलब हमारे बिजनेस के अंदर का यूजर्स रहता है, उसके बारे में। देखिए टॉप लेवल का पर्सन रहेगा, मिडिल लेवल का, और निचले स्तर मतलब बॉटम लेवल। हमारा इंटरनल यूजर्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, मतलब सबसे ऊंचा स्तर पे, जो मतलब अपर लेवल जो होता है, उसके बाद बीच वाला स्तर पे आता है, फिर हमारा आता है निचले स्तर पे। तो देखिए ये यूजर्स का क्या काम। अब देखिए इंटरनल यूजर्स के अंदर कौन कौन आता है? मैनेजमेंट हमारा टॉप लेवल का यूजर्स हो गया। मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन है? ऑनर्स है, शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, ऑफिसर्स है और सुपरवाइजर्स है। और दूसरा होता है हमारा एम्प्लॉय हमारा कौन? स्टाफ और वर्कर। ये सब हमारा कौन है? तो इंटरनल यूजर्स है। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आएगा? हमारा मैनेजमेंट, आएगा और हमारा एम्प्लॉय आएगा। इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है। ये मैनेजमेंट में कौन कौन रह सकता है? ऑनर्स होगा, शेयर होल्डर्स होगा, डायरेक्टर्स होगा, मैनेजमेंट होगा, मैनेजिंग ऑफिसर होगा, सुपरवाइजर होगा। प्राइम में कौन कौन आता है? स्टाफ और वर्कर आता है। अब चलिए एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक्सटर्नल यूजर में दो तरीका का यूजर है। यूजर्स हैविंग डायरेक्ट, मतलब बाहरी यूजर जो है, हमारे बिजनेस का नहीं, बिजनेस से बाहर, जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। तो उसमें दो तरीका का होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इंटरेस्ट वाला कौन कौन है? तो इन्वेस्टर्स है, जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। हमारा क्रेडिटर होगा, जिससे हम उधार सामान लिए होंगे। बैंक होगा, जिससे हम लोन लेंगे। कस्टमर अगर हमसे सेटिस्फाई रहेगा, कस्टमर को भी हमें अपना मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। लेंडर्स कौन? जिससे हम पैसा उधार लेते हैं। सप्लायर्स, जिसके पास से हम क्या करते हैं, जो हमारा, अब मान लीजिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक कॉरपोरेशन है, मतलब एक कंपनी है या फर्म है, वहाँ से मेरा मैन्युफैक्चर होकर के अगर मेरा वेयर हाउस में रखा रह जाए मेरा स्टॉक, तो क्या आप लोगों को लगता है जो वो मतलब वहाँ से सप्लाई हो सकेगा? तो इसके लिए हमें सप्लायर्स, मतलब जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको भी हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना होता है। उसका टैक्स ऑथराइज वाला कौन होता है? जहाँ हमको टैक्स देना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स सब जो होता है, वो सब चीज़ हमारा टैक्स ऑथराइज में आता है। मतलब अब टैक्स हम किसको किस चीज़ के बेसिस पे देंगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देंगे ना। मेरा कंपनी 5 लाख का लॉस में चला गया, तो हम टैक्स कौन चीज़ का देंगे? अगर प्रॉफिट में जाएगा तब ना, अर्न करेंगे तब, उसके अर्निंग के ऊपर टैक्स लगता है। आप लोग आगे जीएसटी के बारे में पढ़िएगा, 3rd चैप्टर रहेगा आपको। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बाद आप जीएसटी पढ़िएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद, तब उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। यूजर्स हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट किसके पास रहता है? रेगुलेटरी एजेंसीज, रिसर्चर, लेबर यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, पब्लिक प्रेस एंड अदर्स। देखिए स्टॉक एक्सचेंज हमारा शेयर मार्केट हो गया। ब्रोकर, जिसको मतलब मेरा शेयर अगर बिक रहा है, अगर हमको शेयर खरीदना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं। अगर पब्लिक प्रेस, आप लोग देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट छपता है, न्यूज़ रिपोर्टर से न्यूज में आता है, मतलब हमारे न्यूज़पेपर में आता है, जो पब्लिक प्रेस में क्या रहता है? इस साल इस कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया, इस साल इस कंपनी ने इतना शेयर अप्लाई किया। शेयर किस बेसिस पे हम इशू करेंगे? जब मेरा कंपनी प्रॉफिट में रहेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तभी मेरे कंपनी का कोई शेयर खरीदेगा।
तो ये सब हमारा यूजर्स है। यूजर्स के बारे में आप लोग पढ़ लिए। अब देखिए एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या सब है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, पहला एडवांटेज, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, आपको तो बता ही दिए यूजर्स के बीच में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, अगर मेरा अकाउंटिंग बना हुआ रहेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेगा, मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग करने में और बिजनेस को मैनेज करने में। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, गुडविल आप अकाउंटिंग टर्म में पढ़िएगा गुडविल क्या होता है। वैसे देखिए गुडविल हमारा, गुडविल को भी हम एक असेट मानते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, अभी टाटा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कामधेनु है, टीएमटी का काम है, ये लोगों का सरिया का कामधेनु। तो आप लोग अगर सही तरीका से घर बनवाना चाहेंगे आप लोग, तो आप लोग जा करके टाटा का यूज कीजिएगा। टाटा का क्यों यूज कीजिएगा? क्योंकि उसका मार्केट में गुडविल अच्छा है। कामधेनु का यूज नहीं कीजिए क्योंकि उसका गुडविल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मतलब घटिया क्वालिटी का, मतलब मान लीजिए ना सरिया, घटिया तो नहीं बोलेंगे लेकिन है उसी क्वालिटी का, लेकिन टाटा आपको बेस्ट मिलेगा। तो ये टाटा का क्या है, गुडविल है, जो अभी हम भी प्रचार कर रहे हैं। तो गुडविल इससे क्या होता है, गुडविल का डिटर्मिनेशन होता है। अब देखिए नेट रिजल्ट हमको इससे प्रोवाइड होगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं हम, अकाउंट्स का मेंटेन करेंगे तो हमें क्या होगा, तो नेट रिजल्ट प्रोवाइड होगा। नेट रिजल्ट कब प्रोवाइड होगा, जब आप फाइनेंशियल मतलब फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़िएगा तब, जो आपको नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये सब निकलेगा, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है वहाँ पे, ये सब चीज़। इससे मतलब हमारा नेट रिजल्ट भी मिलता है। अब देखिए चेक ऑन एरर एंड फ्रॉड, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है मेरे पास और गल्ला में, गल्ला आप लोगों को पता होगा, सेफ जिसको बोलते हैं, तिजोरी, तो उसमें क्या है, मेरे पास 2.5 लाख रुपए है मान लीजिए, और मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमको मात्र 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए बता रहा है, जो इस साल का आपका अर्निंग 2 लाख रुपए है। तो या तो साथ फ्रॉड किया है और उसमें एरर है, कहीं ना कहीं 50,000 रुपए का झेल हो जाएगा। तो इसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब चलिए डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है ये। अब देखिए इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, इसमें पर्सनल जजमेंट का भी होता है। अब देखिए कंप्लीट कंट्रोल ऑन फ्रॉड्स इज इम्पॉसिबल। आप जो ये सोचिएगा जो अकाउंटिंग मतलब मेरा बना हुआ रहेगा, तो हम यहाँ पे बोले ना चेक ऑन एरर्स एंड फ्रॉड, एरर और फ्रॉड को चेक कर सकते हैं, लेकिन आप जो ये ऐसा सोचिएगा जो अगर हम कंप्लीट कंट्रोल पा लेंगे, किस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, फ्रॉड के ऊपर, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब देखिए मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग, अकाउंट्स के, अब हमारा अकाउंट है, फाइनल अकाउंट से बैलेंस शीट बन गया, सब कुछ बन गया। अब कोई आया अकाउंटेंट, बैलेंस शीट बनने का टाइम था, कहीं पीछे जाकर के छेड़छाड़ कर दिया, मैनिपुलेट हो गया, वहाँ से अब हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरा गलत आ जाएगा। डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन, राइट नहीं होता है। आज अगर मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड नहीं बीता है और हमको अपना बीआरएस देखना है, बीआरएस आप आगे पढ़िएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, जो हमारे बैंक में कितना अमाउंट है, मतलब पैसा है, और कैश बुक मेरा कितना बता रहा है जो बैंक में इतना आ गया है आपके पास। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए बैंक में है, कैश बुक आपका बता रहा है 2 लाख रुपए, तो मतलब 50,000 रुपए का एंट्री यहाँ पे हो गया है, या तो वो चेक गया होगा बैंक में, अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है, आपके पास कोई चेक आ गया है, उसका एंट्री आप यहाँ कर दिए, लेकिन आप बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किए हैं। ऐसा होता है जो आप बीआरएस के अंदर पढ़िएगा। तो इसमें क्या होता है, तो टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। बीआरएस आपको प्रिपेयर करना है, आज मंथ का लास्ट डेट है, आपको आज प्रिपेयर करना है, कल आपके ऑनर मांगेंगे आपसे बीआरएस, लेकिन आप देखिए रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नॉट शोन, रियल वैल्यू जो है हमारा बिजनेस का वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से शोन नहीं होता है, उससे हमें नहीं दिखता है। जो हम सोचेंगे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेरा रहेगा, उससे हमको रियल वैल्यू पता चल जाए, रियल वैल्यू नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ
ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं जो पूरा भी रियल नहीं मिलेगा, मिलता है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और ये आपका अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है, मतलब पार्ट 5 है। और इसके बाद आप पढ़िएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जो आपका अगला चैप्टर होगा एनसीईआरटी के हिसाब से। मैं एनसीईआरटी बुक को ही लेकर के चल रहा हूँ, तो इसीलिए बाकी आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वो टी एस अग्रवाल से होगा या फिर आर के मित्तल है, ढेर सारे बुक है, वहाँ से करवाऊँगा आप लोगों का, जब आप लोगों का प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा तब। अगर आप लोगों को इस नोट्स चाहिए, नोट्स लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वहाँ से आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आराम से पढ़िए। आप लोगों को भी इसमें आसानी रहेगा, जो आप लोगों को नोट्स भी मिल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को अगर डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, उस वहाँ पर जाकर के आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, तो सर ऐसा डाउट है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।